एक दिन नारायणपुर के जमींदार श्रीयुत सुरेंद्र नाथ चौधरी के मन में यह बात आई कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, वायु परिवर्तन ना करने पर शायद बीमार पड़ जाऊंगा। सुरेंद्र बाबू की आमदनी बहुत अधिक थी, अवस्था उनकी अधिक न थी, लगभग 25 वर्ष होगी। इस अवस्था के अनुसार ही उन्हें शौक भी नाना प्रकार के थे। इससे साथियों संगियों का अभाव नहीं था। बैठकबाजी करने वाले 2-4 व्यक्तियों को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं मालूम पड़ती। डॉक्टर, औषधि के सेवन करने की कोई भी वैसी आवश्यकता नहीं है। मेरा तो विश्वास है वायु परिवर्तन द्वारा ही सारी शिकायत दूर हो जाएगी। इस विषय में किसी ने संदेह नहीं प्रकट किया। सबने कहा, वायु परिवर्तन से बढ़कर क्या औषधि हो सकती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, कुछ समय तक तो नौका में ही रह जाए, क्या हानि होगी, बोलो। सब लोगों ने कहा, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। अब नौकावास के लिए धूमधाम से तैयारी होने लगी। एक बड़ा सा बजरा सजाया जाने लगा। 2-3 महीने के लिए जो जो वस्तुएं जितनी मात्रा में आवश्यक हो सकती थी बजरे में रखी गईं। बाद को पंचांग देखकर सुरेंद्र बाबू एक शुभ दिन उसमें जा बैठे। साथ में उसमें गाने बजाने वाले तथा कई संगी साथी भी चले। उन सबके बीच में एक गायिका को भी स्थान मिला। मल्लाहों ने पाल उठाकर देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नदी में नौका छोड़ दी। हवा अनुकूल थी, इसलिए पाल के सहारे वह बड़ा सा बजरा राजहंसनी की भांति चलने लगा। स्थान स्थान पर लंगर डाल दिया जाता। सुरेंद्र बाबू दल बल लिए इधर उधर घूमने लगे। इस प्रकार जल तथा स्थल कितने ही स्थानों का भ्रमण किया गया। बहुत दिन बीत गए। अंत में बजरा आकर कलकत्ता में लगा और जितने आदमी थे उन सबकी इच्छा थी कि यहाँ अधिक दिन तक रहा जाए, किंतु सुरेंद्र बाबू को इस पर तैयार न हुए। उन्होंने कहा, कलकत्ता की वायु और स्थानों की अपेक्षा दूषित है, यहाँ मैं न रहूंगा। बजरा उत्तर की ओर को बढ़ाओ। सुरेंद्र बाबू की इस आज्ञा के कारण कलकत्ता में केवल एक दिन रहकर बजरा उत्तर की ओर चल पड़ा। कलकत्ता से जब वह रवाना हो गया तब सुरेंद्र बाबू के साथी सोचने लगे, बजरे में बहुत दिनों तक निवास किया जा चुका। अगणित जलकणों को लेकर चलने वाले स्निग्ध वायु सेवन के कारण शरीर को बड़ा सुख मिला, साथ ही स्वास्थ्य भी सुधर गया है। अब तो यदि घर लौटकर जा सकते हैं तो स्त्री बच्चों का मुख देख पाते तो शरीर की शांति संभवतः बढ़ सकती। मन में यह धारणा उत्पन्न होने के कारण और आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग अनिच्छुक हो उठे और घर लौट जाने की इच्छा प्रकट की। सुरेंद्र बाबू ने मना किया। तब बजरे के चंदन नगर से आगे निकलने के पहले ही प्रायः सबों ने ही अपना अपना रास्ता ले लिया। सुरेंद्र बाबू तथा उनके नौकरों को छोड़कर अब बजरे में प्रायः कोई भी नहीं रह गया। बाहरी आदमियों में था एक व्यक्ति जो तबला, सारंगी वगैरह बजाता था। एक थी नर्तकी जो सुरेंद्र बाबू की बहुत कृपा पात्र थी। उन्हीं को लेकर बाबू साहब आगे बढ़े। देश को लौटने का उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया। एक दिन की बात है, दिन का चौथा पहर था। सूर्य भगवान अभी तक अस्ताचल को नहीं पहुंच पाए थे। पश्चिम के आकाश पर बादल चढ़ने लगे। एक नाविक को बुलाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, हरिचरण, देख रहे हो कि बादल चढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए बजरा किनारे लगाकर बांध दो। किनारे पर पहुंचने पर सुरेंद्र बाबू की निगाह एक काली सी चीज पर गई। नदी के उस पार तट के बिल्कुल समीप ही जल के ऊपर वह तैर रही थी। ध्यानपूर्वक देख रहे थे सुरेंद्र बाबू तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी मनुष्य का सिर है। फिर भी मनोरंजन के लिए उधर से अपना ध्यान हटाकर नौकर को आज्ञा दी कि उस्ताद जी को बुला लाओ। फौरन उस्ताद जी आकर उनके सामने हाजिर हुए। उस्ताद जी को देखकर उन्होंने कहा, उस्ताद जी, शायद अब तूफान नहीं आएगा, कुछ गाना बजाना होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। सुरेंद्र बाबू फिर वही काली वस्तु को देखने लगे। थोड़ी देर बाद ही एक गाने वाली युवती आकर पास ही गलीचे पर बैठ गई। उस्ताद जी बाजा तबला लिए हुए बजरे की छत पर चढ़ रहे थे। यह देखकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम नीचे जाओ, बाजे तबले की जरूरत नहीं है, आज ऐसे ही गाना हुआ। एक सूखी हंसी हंसकर उस्ताद जी नीचे चले गए। जो स्त्री आकर गलीचे के ऊपर बैठी थी उसका नाम था जयावती। उम्र लगभग 20 वर्ष, बहुत ही हष्टपुष्ट और उसका शरीर सुडौल, देखने में बुरी नहीं थी। सुरेंद्र बाबू की कृपा वह बहुत दिनों से प्राप्त करती चली आ रही थी। बंगाली के घर की बेटी, साज श्रृंगार में कुछ अधिक आडंबर नहीं, काले किनारे की एक देसी साड़ी और 1-2 जेवर पहन बहुत ही शांत और शिष्ट कुलवधू की तरह स्थिर होकर बैठी रही। उसकी तरफ देखकर सुरेंद्र बाबू जरा मुस्कुराए और बोले, जया, आज सारे दिन में तुम क्यों नहीं देख सका मैं तुम्हें? सिर में दर्द हो रहा था, इसी कारण दिन भर पड़ी रही। अब तो दर्द नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है। तो गाना गा सकोगी? जी आज्ञा दीजिए। आज्ञा की कौन सी बात है, जो इच्छा हो गाओ। गीत शुरू हुआ। सुरेंद्र बाबू अन्यमनस्क भाव से जयावती का गीत सुनने लगे, लेकिन निगाहें उस पर तैरती हुई काली चीज पर लगी हुई थी।
कुछ देर तक सुनते रहने के बाद जयावती का गीत खत्म होने के पहले ही बोल उठे, देखो जया, वह क्या चीज बह रही है। जयावती ने गाना बंद कर दिया। ध्यान पूर्वक उस तरफ देखकर उसने कहा, मालूम तो कुछ पड़ता है, तो दूरबीन लेकर उसे देखना चाहिए। दूरबीन का बक्सा आया। खोलकर सुरेंद्र बाबू ने आंख से दूरबीन लगाई और देखने लगे कि क्या चीज है। क्या है? एक आदमी सा मालूम पड़ता है। इतनी देर से पानी में क्या कर रहा है? पता नहीं, देखने पर मालूम होगा। तो एक आदमी भेज दीजिए, मैं स्वयं जाऊंगा। सुरेंद्र बाबू की आज्ञा के अनुसार नाविक ने बजरे से खोलकर छोटी सी नाव सामने लगाई। उस पर बैठकर सुरेंद्र बाबू ने नाविक को आज्ञा दी, उस पार ले चलो। बोट जब लक्ष्य स्थान के समीप पहुंच गई तब सुरेंद्र बाबू ने देखा कि एक तरुणी गले भर पानी में खड़ी है। कमल के समान अनिद्य सौंदर्य उसकी कांति है। मेघ के समान काले काले उसके बाल नीले पानी पर चारों ओर फैले हुए हैं। सुरेंद्र बाबू और भी पास पहुंच गए, परंतु वह स्त्री ना तो नौका पर चढ़ी और ना उसने उस संबंध में कुछ इच्छा ही प्रकट की। पहले की तरह ही चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, क्या आसपास कोई गांव है? तरुणी ने कहा, मालूम नहीं, शायद नहीं है। तो तुम यहाँ कहाँ से हो? वह कुछ ना बोली। क्या तुम्हारा घर कहीं पास है? नहीं, बहुत दूर है। तो यहाँ क्यों आई हो? हमारी नाव डूब गई। कब? कल रात में। तुम्हारे साथ के आदमी कहाँ है? पता नहीं। तुम अभी तक पानी में क्यों खड़ी हो? आसपास के किसी गांव की तलाश क्यों नहीं कर रही हो? तरुणी फिर चुप। बात का उत्तर ना पाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर होगा? 10-12 कोस के करीब। किस तरफ है? उस तरफ जहां सुरेंद्र बाबू का बजरा जा रहा था, उसी तरफ तरुणी ने इशारा करके कहा। जरा सा सोचकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मेरे बजरे में एक स्त्री भी है। अगर तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। इस बात का कोई उत्तर ना पाकर तरुणी की चुप्पी दूर करने की कोशिश करते हुए सुरेंद्र बाबू ने पूछा, चलोगी? चलूंगी, तो आओ। इस बार फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरी धोती बह गई है। अब सुरेंद्र बाबू की समझ में यह बात आई कि इतनी देर से पानी में क्यों खड़ी है। इससे वे स्वयं तो तट पर उतर गए। नाविक को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम बजरे में जाकर एक धोती ले आओ। बात को तरुणी से पूछा, कपड़ा मिल जाने पर मेरे साथ चलोगी ना? तरुणी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट की। नाविक कपड़ा लेकर लौट आया। उसके थोड़ी देर बाद ही सुरेंद्र बाबू सबको लिए हुए आकर बजरे में बैठे। बजरे में पहुंचने पर सुरेंद्र बाबू ने उस स्त्री को जयावती के हवाले किया। जयावती भी मधुर भाषण के द्वारा उसका स्वागत करके बहुत ही आदर पूर्वक अपने कमरे में ले गई और उसने सारी रात उसे वहीं रखा। जयावती ने उस तरुणी का खाना खिलाया। बात को अपने पास बैठाकर उसने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरा नाम तो मालती है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम जयावती। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? महेशपुर में। यहाँ से कितनी दूर? उत्तर की ओर करीब 10-12 कोस की दूरी पर होगा। और ससुराल कहाँ है? थोड़ा सा हंसकर मालती ने कहा, कहीं नहीं। कैसे? क्या शादी नहीं हुई? शादी हुई थी, परंतु अब खत्म हो चुकी। जयरा दुखित होकर जयावती से पूछा, कितने दिन हुए होंगे? बहुत दिन में, इस बार मुझे याद नहीं। और घर में कौन कौन है? कोई नहीं, एक बुआ थी, शायद वे भी अब जिंदा नहीं है। जयावती ने समझा कि शायद इस बात से नौका दुर्घटना का संपर्क है। इससे उसके संबंध में भी बातें करना उसने ठीक नहीं समझा। तो क्या तुम लोग कहीं जा रही थी? कुछ देर सोचकर मालती ने कहा, सागर द्वीप को। और जो लोग तुम्हारे सब साथ थे उन सब का क्या हुआ? मालूम नहीं। घर जाओगी अब? यही सोच रही। मेरे साथ चलोगी? अगर ले चलोगी तो चलूंगी। तुम्हारे स्वामी ने मेरा बड़ा उपकार किया है। इसके सिवा घर में भी मेरा अपना कोई नहीं है। घर पहुंचने पर भी किसके पास रहूंगी मालूम नहीं। जयावती ने मालती के साथ चलने को कह तो दिया, लेकिन उसके बाद ही उसके दांत तले जीभ दबाई। मालती का उत्तर सुनकर वह मन ही मन शंकित भी हुई। जयावती के मन में यह बात आई कि मालती को साथ ले जाना बहुत अच्छा काम नहीं है। मालती ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? नारायणपुर में। कहाँ जाना हो रहा है? घूमने के लिए। बाबू साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए। 2-4 बातें हुई और बात को उन दोनों ही को नींद आ गई और सवेरा होने पर जागी। रात भर सुरेंद्र बाबू को अच्छी तरह नींद नहीं आई, इसलिए बहुत सवेरे ही शैया का परित्याग करके वे उठ गए। हाथ मुंह धोकर गुड़गुड़ी के नीचे मुंह में लगाए वे आकर ऊपर छत पर बैठे। वायु का जोर था। पाल उठाकर मल्लाओं ने बजरा खोल दिया। कुछ दिन चढ़ जाने पर जयावती को बुलाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, क्या तुम उस औरत के बारे में मालूम कर सकी सब कुछ? घर कहाँ है? महेशपुर में। ये महेशपुर कहाँ है? यह नहीं मालूम है। यहाँ से 10-12 कोस उत्तर में है। उसके बाप का नाम क्या है? बाप नहीं है। सुरेंद्र बाबू ने हंसकर कहा, तब तो मानो तुमने उसका सारा हाल जान लिया। उसके पति का नाम क्या है? पति नहीं है। ससुराल कहाँ है? नहीं बतलाया। किस जाति की है तुम्हें मालूम है? नहीं। नाम जानती हो? जानती हूँ, उसका नाम मालती है। अगर मालती को आपत्ति ना हो तो जरा देर के लिए उसे मेरे कमरे में बुलाओ, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। जरा देर के बाद एक नौकर ने आकर कहा, कमरे में आइए।
सुरेंद्र बाबू वहां जरा भी देर ना करके कमरे में जा पहुंचे। नीचे गालीचे पर मालती सिर झुकाए बैठी थी। जयावती भी पास ही खड़ी थी, किंतु सुरेंद्र बाबू के प्रवेश करते ही वह वहां से चली गई। वह जानती थी कि मेरे यहाँ रहने पर संभव है सब बातें ना हो सके, संभव है कि बातचीत में कुछ असुविधा हो, इसलिए वह वहां से हट गई। किंतु ओट में खड़ी हुई थी या नहीं, सुरेंद्र बाबू और मालती की सब बातें सुनने की उसके मन में इच्छा थी या नहीं, ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। कमरे में आकर सुरेंद्र बाबू एक कोच पर बैठ गए। देर तक चुपचाप से मालती के मुंह की तरफ देखते रहे। उसका मुंह बहुत ही मलिन था, बहुत ही विषादमय, परंतु देखने में वह बहुत ही मनोमुग्धकर मालूम पड़ रहा था। उसके शरीर का रंग बहुत ही सुंदर था। अंग प्रत्यंग का गठन देखकर चित्त प्रसन्न हो उठता था। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो इतना सौंदर्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सुरेंद्र बाबू ख्याल करने लगी, यह स्त्री विधवा है, लेकिन जाति इसकी क्या है। इसी तरह कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने मुंह खोलकर पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मालती ने कहा, हारान चंद्र मुखोपाध्याय। क्या वे घर पर हैं? नहीं, वे नहीं हैं। तो तुम्हारे घर पे और कौन कौन है? सुरेंद्र बाबू ने समझा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। इस बार मालती बहुत देर तक चुप रही। बात को धीरे धीरे उसने कहा, संभवतः कोई नहीं है। तो इतने दिन तुम कहाँ थी? वहीं थी, लेकिन हम लोग सागर जा रहे थे, रास्ते में नौका डूब गई। तुम्हारी ससुराल कहाँ है? कालीपाड़ा। वहां तुम्हारा कौन है? कोई ना कोई होगा, लेकिन मैं उन सबको पहचानती नहीं। कभी गई नहीं? शादी के समय केवल एक बार गई थी। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ भी कोई नहीं, ससुराल में कम से कम तुम्हें जानते में कोई नहीं। इस हालत में कहाँ जाओगी? कलकत्ता। वहाँ कौन है तुम्हारा? कोई नहीं। कोई नहीं तो कलकत्ते में जाकर कहाँ रहोगी? किसी ना किसी का घर ढूंढ लूंगी। उसके बाद मालती चुपचाप बैठ रही। क्या तुम भोजन बनाना जानती हो? जानती हूँ। कलकत्ते में यदि तुम्हें कहीं भोजन बनाने का काम मिल जाए तो क्या करोगी? हाँ। सुरेंद्र बाबू बड़ी देर तक चुप रहे। बात को धीरे धीरे उन्होंने कहा, क्यों मालती, कलकत्ता के अलावा और जगह तुम्हें काम मिल जाए तो करोगी? सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं। इस उत्तर से सुरेंद्र बाबू दुखी से हुए और कुछ देर तक सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, कलकत्ते में तुम जो कुछ प्राप्त करने की आशा करती हो, दूसरी जगह तुम उससे अधिक पाओगी, तो करोगी या नहीं? मालती ने पहले की ही तरह सिर हिलाया। कलकत्ता की सिवा मैं और कहीं ना जाऊंगी। सुरेंद्र बाबू ने एक लंबी सांस ली। उसका मुरझाया मुंह देखकर मालती भी समझ गई कि मेरी बात सुरेंद्र बाबू के मन के अनुकूल नहीं हुई। इससे उन्हें शायद दुख का अनुभव किया है। दूसरी तरफ देखते हुए सुरेंद्र बाबू ने कहा, जो लोग कलकत्ते को जानते नहीं उनके लिए वह बहुत बुरी जगह है। तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसी के अनुसार काम करो, परंतु रहना खूब सावधानी से। तुमसे एक और बात कहता हूँ, मेरा नाम है सुरेंद्र नाथ चौधरी। मेरा घर नारायणपुर में है। यदि कभी तुम्हारा कोई काम पड़े तो मुझे सूचना देना या मेरे घर आ जाना। विपत्ति के समय तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार कर सकता हूँ। मालती सिर झुकाए मौन भाव से बैठी रही। 1 सप्ताह बाद हम लोग लौटकर कलकत्ता की तरफ चलेंगे। तब तक तुम इसी बजरे में रहो। कलकत्ता पहुंचने पर तुम उतर जाना। सुरेंद्र बाबू के चले जाने पर मालती अपनी जगह आकर रोने लगी। सुरेंद्र बाबू की बातों में उसने वेदना का अनुभव किया था, किंतु उसके रोने के और भी सैकड़ों हजारों कारण थे। सुरेंद्र बाबू ने उसकी लज्जा का निवारण किया था, बजरे में उसे स्थान दिया था और भी अधिक उपकार किया था। भविष्य में उपकार करने की आशा भी दे रहे थे। परंतु मालती क्या केवल भोजन बनाने की नौकरी के उद्देश्य से कलकत्ते जा रही थी? स्नेहमयी माता, रोगशैया पर पड़े हुए भाई, असहाय परिवार का परित्याग करके वह केवल उदर पूर्ति के लिए आई थी? पाचिका का कार्य करने की बात तो केवल छल मात्र थी। वह चाहती थी धन पैदा करना और कलकत्ते के अलावा कहीं अधिक मात्रा में धन प्राप्त होना संभव नहीं था। मालती ने धन पैदा करने का मार्ग निर्धारित कर लिया था। वह जानती थी कि मैं रूपवती हूँ और अनुपम रूपवती। कलकत्ता बड़ा और समृद्धशाली नगर है। यहाँ वह रूप लेकर जाने पर इसके विक्रय के लिए चिंता न करनी पड़ेगी। इस रूप का मूल्य भी यथासंभव आशा से कहीं अधिक मिलेगा। इसी से वह कलकत्ता जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हुई थी। उसने सोचा था वहां मेरा आदर होगा। अभी मैं दरिद्र हूं, बात को धनवती हो जाऊंगी। अभी तक दुख से जीवन बीत रहा था, अब सुख से बीतेगा। परंतु मन में इस तरह की धारणा बद्धमूल रखने पर भी भला वह रोती क्यों थी? दुख किस बात का था उसके मन में, लेकिन इसे तो केवल वही बता सकती थी। दूसरे दिन बजरा हलुदपुर नामक ग्राम के नीचे होकर चलने लगा। मालती खिड़की खोलकर बंधे हुए घाट की तरफ ताकती रही। घाट पर कोई मनुष्य नामधारी जीव नहीं था। जिस आशा से मालती ताक रही थी वह पूरी नहीं हुई। गांव छोड़कर बजरा दूर चला गया। मालती खिड़की बंद करके सिसक सिसक कर रोने लगी। जयावती समीप जाकर बैठी, आंखें पोंछकर स्नेहपूर्वक बोली,
रोने से क्या लाभ होगा बहन, उन लोगों का समय हो गया था, इसलिए माता गंगा ने उन्हें गोद में ले लिया। जयावती के मन में यह बात आई कि नौका डूबने के कारण जो लोग जलमग्न हो गए हैं, मालती उन्हीं के लिए रो रही है। आंखें पहुंचकर मालती उठकर बैठ गई। जयावती उसकी अपेक्षा अवस्था में अधिक थी, उससे वह स्नेह किया करती थी, उसे अपनी छोटी बहन समझती थी। विशेषतः वह सुनकर कि मालती कलकत्ता में उतर जाएगी, उसका स्नेह और बढ़ गया। उसके उठकर बैठने पर जयावती तरह तरह की बातों से उसे भुलाने की कोशिश करने लगी।